हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ सीए कैलाश कुमार पारिक और मैं टीसीएस रिलेटेड कुछ प्रोविज़न आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर टीसीएस में एक बहुत बड़ा बदलाव आना है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट अस डिस्कस टीसीएस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 206C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील विद द टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. What is TCS actually means? TCS means is a tax payable by seller which he collect from the buyer at the time of sale. Section 206C of the Income Tax Act govern the goods on which the seller has to collect tax from the purchaser. अब अपन आते हैं अप्लीकेबिलिटी एंड रेट सेक्शन। मतलब किस पे TCS कलेक्ट करना है, किन गुड्स पे अपने कलेक्ट करना है, कब TCS कलेक्ट होगा और क्या रेट रहेगी। तो वो इस अप्लीकेबिलिटी एंड रेट सेक्शन वाले पार्ट में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अंडर सेक्शन 206C1 सेलर ऑफ सर्टेन गुड्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द बायर। तो इस प्रोविज़न को समझने के लिए टीसीएस के अंदर क्या होता है कि सेलर और बायर की रिलेशनशिप होती है। तो एक्चुअली सेलर कौन है और बायर कौन है, इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ कि एक्चुअली में सेलर है कौन और बायर कौन है। तो बायर एंड सेलर सर्टेन स्पेसिफाइड पर्सन है, सिर्फ उन्हीं के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो ही टीसीएस कटेगा, अदरवाइज टीसीएस कटेगा नहीं। तो बायर का मतलब फॉर सबसेक्शन 1 एंड 1C में बायर का मतलब है एनी पर्सन हु ऑब्टेन इन एनी सेल बाय वे ऑफ ऑक्शन, टेंडर और एनी अदर मोड goods of the nature specified in the table in subsection 1 for the right to receive any such good but does not include central government, state government and embassy, high commission, legation, commissions, consulate and the trade representation of foreign state and club। और कोई बायर अगर द गुड्स परचेज कर रहा है फॉर पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो वो बायर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसका मतलब उस पर टीसीएस की लाइबिलिटी नहीं आने वाली। और सबसेक्शन 1F जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, उसमें बायर्स का मतलब है जो अभी अपन ने जो पर्सन एक्सक्लूड किए लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कमीशन, कंसुलेट एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट एंड क्लब एंड अगर गुड्स वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहा है तो वो सारे उसमें भी एक्सक्लूड होंगे। बट इसके अलावा लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर वो केयरिंग ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस में इंगेज है या उस बिजनेस में इंगेज है तो वो भी इसमें एक्सक्लूड होने वाले हैं। अब आते हैं सेलर की डेफिनेशन में। सेलर का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर सेंट्रल, स्टेट एंड प्रोविंशियल एक्ट, एनी कंपनी और फॉर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड एचयूआर whose account are audited under section 44AB of the income tax act in the financial year immediately preceding the financial year in which the goods are sold। तो हमने बायर एंड सेलर का मतलब जाना। बायर का मतलब है कि एनी बायर बट एक्सक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन कमीशन, कॉन्सुलेट एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट। और अगर कोई गुड्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर यूज कर रहा है तो वो बायर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और सबसेक्शन 1F में ये सारे एक्सक्लूड होंगे ही। इसके साथ लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि केयरिंग ऑफ पैसेंजर के बिजनेस में इंगेज है वो भी एक्सक्लूड हो जाएगी। और सेलर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और कॉर्पोरेशन आ जाएगा। कंपनी, फॉर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी कवर हो जाएगी। और इंडिविजुअल एचयूएफ जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो रहे हैं वो भी कवर हो जाएंगे। अब अपन वापस आते हैं अप्लीकेबिलिटी वाले सेक्शन में। तो सेक्शन 206C1 में कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं, उनकी सेल पे सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो जो मेजर डिफरेंस जो टीडीएस और टीसीएस के बीच में आता है कि टीडीएस सर्टेन स्पेसिफाइड पेमेंट है और उनकी कुछ लिमिट है उस पर करता है, जबकि टीसीएस सेलर काटता है बायर से। और इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय जो सेलर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीसीएस जमा करवाने की। तो मैं एक तरीके से कहूँ तो टीडीएस एक तरीके से अपना एक्सपेंसेस है और टीसीएस एक तरीके से अपनी इनकम है। तो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है लाइक एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप, मिनरल बीइंग, कोल और लिग्नाइट और आयरन और है तो उस केस में 1% टीसीएस कटेगा। बाकी तेंदुलीव है तो उस केस में 5% और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है तो उस केस में 2.5% की रेट से टीसीएस कटेगा। फिर आते हैं हम सेक्शन 206 सब सेक्शन 1C के अंदर। ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन ग्रांट करता है, अब ये कोई असेट्स लीज पे लीज, अगर कोई पर्सन हु ग्रांट ए लीज और लाइसेंस और इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज ट्रांसफर राइट और इंटरेस्ट इन एनी पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्वेरी टू अनदर पर्सन
other than public sector company for the use of such parking toll or toll plaza or minor query for the purpose of business, the tax shall be collected as provided from the licensee or lessee in any such license कॉन्ट्रैक्ट और लीज ऑफ द स्पेसिफाइड नेचर एट द रेट ऑफ 2%। अब आता है सेक्शन 206C सब सेक्शन 1 जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है बच्चों की। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन 206 सब सेक्शन 1 बोलता है कि एनी प्रोवाइड दैट एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर हु रिसीव एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन for sale of a motor vehicle of the value exceeding rupees 10 lakh shall collect tax from the buyer at the rate of 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो इस केस में क्या होता है, अगर कोई मोटर व्हीकल सेल करता है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो उस पर उस सेलर को 1% की रेट से TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। अब दूसरा आपकी इसमें एक क्वेरी ये हो सकती है कि सर अगर मैन्युफैक्चर डीलर को सेल करता है तो क्या उस केस में भी TCS लगेगा? तो आंसर इज यस, आंसर इज नो, बिकॉज मैन्युफैक्चर और डीलर के बीच में TCS की लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगर ये सिर्फ रिटेल केस के अंदर ही आने वाली है, अगर चाहे वो असल मोटर व्हीकल पुरानी हो या नहीं, उस केस में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं TCS के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड किया है कि मिस्टर एक्स क्या करता है, वाई से स्क्रैप खरीदता है 1,000 रुपये का। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स वुड बी लाइबल टू पे ₹1010 टू मिस्टर वाई। अगर मिस्टर एक्स वाई से 1,000 रुपये का स्क्रैप खरीदता है तो उसको 1,010 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1,000 रुपये वो स्क्रैप का पेमेंट करेगा प्लस 1% ऑफ 1,000 दैट इज ₹10 एज TCS। दिस TCS इज सो कलेक्टेड बाय मिस्टर वाई इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट विद गवर्नमेंट बाय मिस्टर वाई। अब फाइनेंस एक्ट 2020 में कुछ मेजर अमेंडमेंट आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिजनेस को इम्पेक्ट करने वाले हैं, तो मैं वो सेक्शन कवर करने वाला हूँ। हालांकि कोविड-19 की वजह से इनको 1/10/2020 तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट इज सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G दैट इज रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया अंडर LRS स्कीम। LRS स्कीम क्या है? एक RBI की एक ऐसी स्कीम है जिसमें एक रेजिडेंट इंडिविजुअल एक साल एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर $2.5 लाख तक वो फॉरेन रेमिट कर सकता है विदाउट एनी चार्जेज। तो इसमें अगर वो 7 लाख रुपए से ज़्यादा का फॉरेन रेमिटेंस करता है इन इंडियन रुपीज़, तो ऑथोराइज डीलर को TCS काटना पड़ेगा 5%, और अगर पेन या आधार वो प्रोवाइड नहीं करता है तो उस केस में TCS कटेगा 10%। दूसरा मेरा है ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, उसमें शेयर ऑफ द पैकेज TCS काटेगा 5%, अगर पेन या आधार प्रोवाइड नहीं करता है तो उस केस में भी 10%। तीसरा एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है सेल ऑफ एनी गुड्स। तो सेल ऑफ एनी गुड्स इस प्रोविजन में जो गुड्स सेक्शन 206C1 में कवर होगी लाइक तेंदुली, मिनरल्स, आयरन और लिग्नाइट, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगी। बाकी अगर अदर किसी भी प्रकार के गुड्स अगर सेलर सेल करता है तो उसको 0.1% की रेट से TCS काटना पड़ेगा, लेकिन अगर पेन या आधार प्रोवाइड नहीं करता है तो उस केस में TCS 1% रहेगा। तो यहाँ पे सेलर का मतलब है सेलर ऑफ एनी गुड्स हुज टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड ₹10 करोड़। अगर किसी सेलर का पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर है तो उसको TCS की लाइबिलिटी आने वाली है। दूसरा है TCS कब कटेगा? तो TCS कटेगा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ सच गुड्स। और कब कटेगा? जब प्रिस्क्राइब्ड लिमिट 50 लाख रुपए से ज़्यादा की हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में। बट इसके कुछ एक्सेप्शन हैं इन तीनों सेक्शन के। तो फर्स्ट है कि अगर बायर किसी दूसरे अन्य सेक्शन में TDS काटता है तो उस पर ये TCS की लाइबिलिटी नहीं आने वाली है। और अगर बायर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, लीगेशन है, कमीशन कंसुलेट और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट और लोकल अथॉरिटी है, तो उस केस में भी TDS की लाइबिलिटी नहीं आने वाली है। तो गाइस जो सेक्शन 206C1H है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करने वाला है, और इस पर अभी CBDT ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं डाला है, क्योंकि ये MSME सेक्टर को काफ़ी प्रभावित करेगा। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन होता है तो वो पेन या आधार प्रोवाइड नहीं करेगा तो उस पर में 1% TCS काटना पड़ेगा, जो कि एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बन जाएगी। फिर मैं आता हूँ कि टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ TCS। एक्चुअली मैं अपने को TCS कब कलेक्ट करना रहता है तो मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस प्रोविज़न को। तो अपने को TCS कलेक्ट करना होता है डेबिटिंग ऑफ द अमाउंट पेबल बाय द बायर और लाइसेंसी और लेसी एज द केस में भी टू हिज अकाउंट और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम द बायर और लाइसेंसी or lessee as the case may be, in case by the issue of check or draft of any other mode. In case of sale of motor vehicle of the value exceeding ₹10 lakh, tax should be collected at the time of receipt of amount.
तो बेसिकली टैक्स कब कलेक्ट करना रहेगा, या तो जब मैंने कस्टमर का अकाउंट डेबिट किया या एक्चुअली मुझे रिसीव्ड हुआ, उस टाइम में से जो भी अर्लियर होगा उस टाइम मुझे टैक्स कलेक्ट करना रहेगा। लेकिन सेल ऑफ मोटर व्हीकल के केस में मुझे TCS तभी कलेक्ट करना है जब उसकी वैल्यू 10 लाख रुपये से ज़्यादा की हो और मुझे एक्चुअल में पेमेंट रिसिप्ट हो गया हो। दूसरा जो आता है वो है नॉन अप्लीकेबल TCS। TCS कब अप्लीकेबल होगा, कब अप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो है व्हेन द एलिजिबल गुड्स आर यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। मैं कोई गुड्स खरीद रहा हूँ और वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहा हूँ, तो उस केस में TCS की लाइबिलिटी नहीं आने वाली है। अगर परचेजर गुड्स परचेज करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन एंड नॉट फॉर पर्पज ऑफ ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज़ नहीं करता है, तो उस केस में भी TCS की लाइबिलिटी नहीं आएगी। अब मैं आता हूँ पेन कोटिंग मैकेनिज्म इन द TDS एंड TCS डिज़ाइन। तो सेक्शन 206(1) डील विद द प्रोविजन रिलेटेड टू पेन कोटिंग मैकेनिज्म। अगर मेरा TDS कट रहा है और मैं उसको जो डिडक्टर है उसको मैं अगर पेन नंबर प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, तो वैसे जो TDS की रेट इनकम टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है वो रेट, और एट द रेट इन फोर्स इन द फाइनेंस एक्ट, और एट द रेट ऑफ 20% विच एवरेज हायर की रेट से TDS कटेगा। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि 20% तक का आपका TDS कट सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ रेंटल पेमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पेई doesn't furnish the payment to the payer, तो टैक्स वुड बी डिडक्टेबल एट 20% इंस्टेड ऑफ 22% प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 194I। फिर मैं आता हूँ पेन कोटिंग मैकेनिज्म इन द TCS डिज़ाइन। TCS डिज़ाइन में क्या होगा कि अगर कलेक्टी अपने पेन नंबर प्रोवाइड नहीं करा पाता है, तो उस केस में जो TCS कटेगा वो कटेगा ट्वाइस ऑफ द रेट मेंशन इन द रेलेवेंट सेक्शन अंडर चैप्टर 17BB और एट द रेट ऑफ 5% विच एवरेज हायर के डेट से TCS कटने वाला है। फिर मैं आता हूँ TCS टू बी पेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। तो TCS का पेमेंट जब मैंने TCS काट लिया तो मुझे उसको कितने टाइम में प्रोवाइड कर गवर्नमेंट के पास कितने टाइम में जमा करवाना होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान जमा कर सकती है और बिना चालान के थ्रू भी जमा कर सकती है। अगर वो चालान के थ्रू जमा कराती है तो उसको नेक्स्ट मंथ की 7 तक जमा करवाना होता है, और अगर वो विदाउट चालान जमा करवाती है तो उसको नेक्स्ट मंथ की उसको सेम डे जमा करवाना होता है। अगर गवर्नमेंट ऑफिस के सिवाय कोई दूसरा ऑफिस है तो उसको नेक्स्ट मंथ की 7 तक जमा करवाना होता है। अब मैं आता हूँ TCS के अंदर अपने को कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है। तो जो टैक्स जो कलेक्टर होगा वो 27E फॉर्म सबमिट करेगा, और फॉर्म सबमिट करने की डेट बेसिकली 3 क्वार्टर के अंदर रहती है। जो क्वार्टर एंड की नेक्स्ट 15th होती है उस वो रहती है, लेकिन 4th क्वार्टर में उसकी डेट रहती है 15 मई। और अगर मैं इस फॉर्म को जमा करवाने में डिले करता हूँ तो मुझे 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्जेस लगेगा। फिर मैं आता हूँ क्रेडिट फॉर TCS। जो मैंने TCS की जो मैंने टैक्स लाइबिलिटी पे की है, एक तरीके से मैं कह रहा हूँ बायर ने, जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया कि 1010 रुपीज़ का पेमेंट किया, तो वो 10 रुपीज़ की TCS क्लेम कर सकता है। TCS कब क्लेम कर सकता है, वो TCS तब क्लेम कर सकता है अगर उसने सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने अगर टैक्स पेड किया है तो वो उस असेसमेंट ईयर में क्लेम कर सकता है। और अगर पार्किंग टोल प्लाजा वाला केस है तो उस केस में उसको क्रेडिट को डेफर्ड करना पड़ेगा, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में वो इसको क्लेम कर पाएगा। फिर मैं आता हूँ फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ TCS सर्टिफिकेट कलेक्टर को सबमिट करना होता है 27D फॉर्म के अंदर विद इन 15 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो कि मैंने जैसे मान लो 15 मई को रिटर्न फाइल की, तो मुझे 31 मई तक मेरे को 27D सबमिट करवाना पड़ेगा। फिर मैं जब 27D सबमिट करूँगा तो उसको सेंट्रल जो CBDT के जो हैं वो उसको प्रोसेस करेंगे, उसके बाद मुझे फॉर्म 26A के अंदर इसकी क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगी। फिर आता है कंसिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू कलेक्ट टैक्स। अगर मैं टैक्स एंड कलेक्ट करने में फेल हो जाता हूँ तो मुझे क्या लाइबिलिटी आने वाली है। तो इस केस में एक फर्स्ट जो मेन प्रोविज़न वो है कि अगर कलेक्टर टैक्स नहीं काटता है, TCS नहीं काटता है, तो उस केस में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाएगी और उसको TCS जमा करवाना पड़ेगा। और अगर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें उसको असेसी इन डिफ़ॉल्ट मान लिया जाता है। असेसी इन डिफ़ॉल्ट मानने का मतलब है कि उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, बट असेसी इन डिफ़ॉल्ट कब नहीं माना जाएगा, जब बायर है वो उसको अपनी रिटर्न में इंक्लूड कर लेता है और वो रिटर्न फाइल कर देता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी दूसरे अकाउंटेंट से उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में एक सर्टिफिकेट लेता है, तो उस केस में उसको असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा कलेक्टर को। और जो थर्ड पॉइंट है वो है इंटरेस्ट। तो अगर मैं टैक्स नहीं काटता हूँ या फिर मैंने काट के अगर जमा नहीं करवाया तो मुझे 1% पर मंथ के हिसाब से सिंपल रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा।